हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सीए केशव स्वामी, डेप्यूटी मैनेजर फाइनेंस फ्रॉम कोल इंडिया लिमिटेड एंड आप देख रहे हैं मेरा इन्फो ब्लॉग। आज का टॉपिक है कोल माइंस पेंशन स्कीम 1998 मीन्स CMPS फॉर एम्प्लॉयज ऑफ कोल इंडिया फॉर बोथ एग्जीक्यूटिव एंड नॉन एग्जीक्यूटिव्स। इन जनरल इसे CMPS पेंशन भी कहते हैं। इस वीडियो में हम कोल इंडिया के एम्प्लॉय को मिलने वाली पेंशन या एम्प्लॉयज की डेथ पे उसके फैमिली को मिलने वाली विडो पेंशन, चिल्ड्रन पेंशन, ऑर्फन पेंशन, इन सब पॉइंट्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। CMPS पेंशन ऑफ कोल इंडिया, इस टॉपिक को मैंने 5 पार्ट में डिवाइड किया है। फर्स्ट पार्ट में हम एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर द्वारा पेंशन फंड में जमा किए जाने वाले मंथली कंट्रीब्यूशन को डिस्कस करेंगे और आगे के पार्ट्स में हम रिटायरमेंट, रेजिग्नेशन या डेथ पे मिलने वाली पेंशन को डिस्कस करेंगे। पेंशन के पार्ट को मैंने पेंशनेबल सर्विस पीरियड के बेस पे डिवाइड किया है। जैसे सेकंड पार्ट में किसी एम्प्लॉय की 10 साल की सर्विस कंप्लीट होने से पहले यदि एम्प्लॉय रिजाइन या टर्मिनेट होता है या रिटायर्ड हो जाता है या मेडिकली अनफिट हो जाता है, इन कंडीशन पर बनने वाली पेंशन को समझेंगे। थर्ड पार्ट में इसी तरह 10 साल की सर्विस होने के बाद बट 30 साल की सर्विस होने से पहले यदि रेजिग्नेशन, रिटायरमेंट या अनफिट की कंडीशन आती है तो उस केसेस में मिलने वाली पेंशन को डिस्कस करेंगे। फोर्थ पार्ट में 30 साल की सर्विस कंप्लीट होने पर रिजाइन, रिटायरमेंट या मेडिकल अनफिट होने पर कितनी पेंशन बनती है इसे डिस्कस करेंगे। एंड फिफ्थ एंड लास्ट पार्ट में हम एम्प्लॉय के डेथ केसेस पर विडो या विडोर पेंशन, चिल्ड्रन पेंशन एंड ऑर्फन पेंशन को डिस्कस करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट पार्ट, मंथली कंट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर। अप टू 30/9/2017 तक पेंशन फंड में 3 तरह के कंट्रीब्यूशन डिपॉजिट होते थे। फर्स्ट, 1.16% ऑफ एक्चुअल बेसिक प्लस DA बाय एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर बोथ। इट मीन्स हर मंथ की सैलरी जिसमें बेसिक एंड DA को लेते हैं का 1.16% एम्प्लॉय की सैलरी से डिडक्ट होता था और उतना ही कंट्रीब्यूशन कंपनी भी जमा करती थी। यह कंट्रीब्यूशन एक्चुअल सैलरी पे जमा होता था और इसे FPF मीन्स फैमिली पेंशन फंड कहा जाता था। सेकंड इज 2% ऑफ नॉशनल बेसिक प्लस DA बाय एम्प्लॉय ओनली। इसे पेंशन फंड कहा जाता था। यहाँ नॉशनल सैलरी मीन्स यदि किसी एम्प्लॉय की किसी मंथ की 10 दिन की सैलरी भी बनती है तो भी उसका पेंशन कंट्रीब्यूशन पूरे महीने की सैलरी पर डिडक्ट होता था। थर्ड कंट्रीब्यूशन वाज APF, एडिशनल पेंशन फंड, which was amount equal to first annual increment and contributed by employee only. First annual increment मीन्स यदि किसी एम्प्लॉय की ज्वाइनिंग 2013 में 20,600 रुपये बेसिक पर हुई है तो उसके 20,600 के 3% के एनुअल इंक्रीमेंट की अमाउंट आएगी ₹618। तो उसकी सैलरी से 618 रुपये मंथली काटकर पेंशन फंड में जमा होते थे। लेकिन 1/10/2017 से इसे काफ़ी सिंपल कर दिया गया है। अब 1/10/2017 से बेसिक प्लस DA का 7% कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर दोनों के द्वारा नॉशनल सैलरी पर किया जाता है। इसके अलावा 10 रुपये प्रति टन प्रोडक्शन के हिसाब से भी पेंशन फंड में कंपनी अलग से जमा करती है। यह अमाउंट 1/12/2020 से जमा हो रही है। सेकंड पॉइंट इज पेंशन व्हेन एम्प्लॉय नॉट कंप्लीटेड 10 ईयर ऑफ पेंशनेबल सर्विसेज। हर स्टेज, जैसे किसी एम्प्लॉय की 10 साल की सर्विस कंप्लीट नहीं या 10 साल की सर्विस कंप्लीट हो गई है बट 30 साल की सर्विस कंप्लीट नहीं हुई है या 30 साल की सर्विस भी कंप्लीट हो गई है, इन सब स्टेजेस पर हर स्टेज पर 4 कंडीशन एग्जिस्ट करती है। जैसे एम्प्लॉय रिजाइन या टर्मिनेट होता है या रिटायर्ड या सुपर एन्युएट होता है या मेडिकली अनफिट हो जाता है या उसकी डेथ हो सकती है।
डेथ की कंडीशन को हम लास्ट 5th पार्ट में अलग से डिस्कस करेंगे। बाकी 3 सिचुएशन को अभी इसी पॉइंट में यहीं पर एक्सप्लेन करेंगे। यदि कोई एम्प्लॉय 10 साल की पेंशनेबल सर्विसेज कंप्लीट होने से पहले यदि रिजाइन करता है या रिटायर हो जाता है या मेडिकली अनफिट हो जाता है तो वो मंथली पेंशन के लिए एलिजिबल नहीं होता है। इस सिचुएशन में एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंग रिफंड कर दिया जाता है। शेड्यूल 3 में ईयर वाइज फैक्टर दिया गया है जिसके अकॉर्डिंग एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन रिफंड किया जाता है। शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंग कंट्रीब्यूशन रिफंड फॉर्मूला लास्ट ड्रॉन मंथली सैलरी बेसिक प्लस डीए into factor of schedule 3 as per pensionable service years. For example, एक एम्प्लॉय है ABC, ज्वाइनिंग डेट 10/3/2013, रिजाइन टर्मिनेट रिटायर्ड या सुपरनेशन या मेडिकल अनफिट एज ऑन 15/12/2020, बेसिक इन दिसंबर 2020 इज ₹1,20,000, DA परसेंटेज एट द रेट ऑफ 25% दैट इज 30,000। तो एम्प्लॉय की कंट्रीब्यूशन रिफंड की अमाउंट क्या होगी? सबसे पहले हम सर्विस पीरियड कैलकुलेट करेंगे जो होगा 7 साल 9 महीने और 5 दिन। एग्जाम्पल में आगे बढ़ने से पहले एग्जाम्पल में यूज होने वाले कुछ टर्म्स को मैंने यहाँ इस स्लाइड में एक्सप्लेन किया है, जिसमें फर्स्ट है मंथली सैलरी। मंथली सैलरी मीन्स मंथली बेसिक प्लस मंथली DA ऑन notional basis, and second is pensionable service period. Pensionable service period means total month for which contribution deducted and deposited, means जिन months के लिए एम्प्लॉय का contribution डिडक्ट हुआ है और डिपॉजिट हुआ है, सिर्फ वही मंथ उसकी पेंशनेबल सर्विस पीरियड में काउंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल एम्प्लॉय के लॉन्ग एब्सेंटिज्म पीरियड जिसमें मंथली कंट्रीब्यूशन डिडक्ट एंड डिपॉजिट नहीं हुआ है, उन मंथ्स को पेंशनेबल सर्विस में काउंट नहीं करते हैं। एंड राउंड अप के लिए 6 months और मोर इन द लास्ट ईयर ऑफ एम्प्लॉयमेंट इज राउंडेड अप टू द नेक्स्ट ईयर, मीन्स 6 months या ज्यादा मंथ्स को एक साल में राउंड ऑफ करते हैं एंड 6 months से कम बचे हुए मंथ्स को इग्नोर करते हैं। 7 साल 9 महीने को 8 साल एंड 7 साल 3 महीने को 7 साल ही पेंशनेबल सर्विस मानेंगे। नेक्स्ट इज लास्ट 10 months. Last 10 months means that last 10 months for which contribution deducted. फॉर एग्जाम्पल रिटायरमेंट या रिजाइन जैसे किसी भी केस में लास्ट 10 months की एवरेज सैलरी के बेसिस पर पेंशन कैलकुलेट करते हैं। यहाँ लास्ट 10 months वो मंथ्स होंगे जिन मंथ्स के लिए पेंशन कंट्रीब्यूशन डिडक्ट एंड डिपॉजिट हुआ है। तो ये कुछ टर्म्स थी जिनको यहाँ एक्सप्लेन किया है। अब हम वापस एग्जाम्पल पे चलते हैं। तो यहाँ एग्जाम्पल में पेंशनेबल पीरियड होगा 8 year राउंड ऑफ करके। मंथली सैलरी ड्रॉन ऑन द डेट ऑफ एग्जिट इज बेसिक प्लस DA दैट इज ₹1,20,000 प्लस 30,000 इक्वल टू 1,50,000। फैक्टर फॉर 8 year ऑफ पेंशनेबल सर्विस पीरियड एज पर शेड्यूल 3 इज 5.22। नाउ कंट्रीब्यूशन रिफंड अमाउंट फॉर्मूला है लास्ट मंथली सैलरी मल्टीप्लाई बाय factor of schedule 3 that is 1,50,000 multiplied by 5.22 that is 7,83,000। सो एम्प्लॉय पेंशन के लिए एलिजिबल नहीं होगा और उसे 7,83,000 रुपये लमसम रिफंड कर दिया जाएगा। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट इज पेंशन व्हेन एम्प्लॉय कंप्लीटेड 10 year ऑफ पेंशनेबल सर्विस बट स्टिल पेंशनेबल सर्विस लेस देन 30 years। मीन्स एम्प्लॉय ने पेंशनेबल सर्विस 10 साल से अधिक कंप्लीट कर लिए बट 30 years से अभी भी कम है। इस स्टेज पर भी वही 4 कंडीशन एग्जिस्ट करती है, रिजाइन या टर्मिनेशन, रिटायर्ड या सुपरनेशन, मेडिकली अनफिट या डेथ। डेथ को हमने जैसे कि पहले बताया है कि हम इसको अलग से लास्ट 5th पॉइंट में डिस्कस करेंगे एंड बाकी 3 कंडीशन को यहीं पर समझने की कोशिश करेंगे।
फर्स्ट इज रिजाइन या टर्मिनेट। इस केस में एम्प्लॉय पेंशन के लिए एलिजिबल होता है एंड पेंशन को शेड्यूल 2 के अकॉर्डिंग कैलकुलेट किया जाता है। पेंशन इज पेबल आफ्टर अटेनिंग एज ऑफ 50 ईयर्स। इस केस में पेंशन एम्प्लॉय के 50 साल की एज कंप्लीट होने के बाद ही शुरू होती है। पेंशन कैलकुलेशन फॉर्मूला। पेंशन कैलकुलेशन का फॉर्मूला है लास्ट 10 मंथ एवरेज सैलरी मल्टीप्लाई बाय 25 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय पेंशनेबल सर्विस ईयर्स डिवाइड बाय 30 मल्टीप्लाई बाय फैक्टर एज पर शेड्यूल 2 डिवाइड बाय 100। ये शेड्यूल 2 का चार्ट है जिसके अकॉर्डिंग पेंशन कैलकुलेट होती है। इसमें एम्प्लॉय अपने नेचुरल रिटायरमेंट से कितने साल पहले रिजाइन या टर्मिनेट होता है उसके बेसिस पे पेंशन कैलकुलेट होती है। जैसे सेकंड लाइन को देखें, यदि एम्प्लॉय नेचुरल रिटायरमेंट के 1 साल पहले रिजाइन कर देता है तो नॉर्मल पेंशन की 97% पेंशन अमाउंट होगी। इसी तरह 2 साल पहले रिजाइन करने पर 94% पेंशन ही मिलेगी एंड इसी तरह साल बढ़ते जाएंगे तो पेंशन का परसेंटेज कम होता जाएगा। अब एक एग्जांपल से इसे समझने की कोशिश करते हैं। एक एम्प्लॉय है ABC, ज्वाइनिंग डेट 10 मार्च 2013, रिजाइन या टर्मिनेशन 15/12/2024 तो और उसका नॉर्मल सुपरनेशन डेट है मार्च 2036। बेसिक ऑन लास्ट मंथ विच इज December 24 is rupees 1,20,000, DA at the rate of 25%, that is 30,000. Now service period is 11 साल 9 महीने 5 दिन। तो पेंशनेबल पीरियड होगा राउंड ऑफ करने के बाद 12 years. रिमेनिंग पीरियड इन ईयर फॉर सुपरनेशन इज 11 साल 3 महीने 16 दिन एंड राउंड ऑफ 11 साल, क्योंकि नॉर्मल रिटायरमेंट टाइम था मार्च 2036 एंड रिजाइन कर दिया है दिसंबर 2024 में, तो नॉर्मल रिटायरमेंट से 11 साल 3 महीने 16 दिन पहले ही रिजाइन कर दिया गया है। एंड फैक्टर फॉर 11 ईयर एज पर शेड्यूल 2 इज 71%। लास्ट 10 मंथ एवरेज सैलरी इज 1,20,000 plus 30,000 equal 1,50,000. Now pension amount as per formula 1,50,000 into 25% into pensionable period which is 12 years divided by 30 and multiply by factor of schedule 2 that is 71%. तो पेंशन अमाउंट आएगी 10,650 रुपए। तो मंथली पेंशन आएगी 10,650 रुपए, जो कि एम्प्लॉय की 50 साल की एज कंप्लीट होने के बाद स्टार्ट होगी। और CMPS में एम्प्लॉय की पेंशन लाइफ टाइम चेंज नहीं होती है। एक बार फिक्स हुई पेंशन उसे पूरे लाइफ टाइम मिलती है। उसी पेंशन के बेसिस पर ही उसके फैमिली मेंबर्स को विडो या विडोर पेंशन या चिल्ड्रन पेंशन या ऑर्फन पेंशन भी डिसाइड होती है, जिसे हम आगे के पॉइंट्स में डिस्कस करेंगे। नाउ केस ऑफ रिटायरमेंट या केस ऑफ मेडिकली अनफिट, एम्प्लॉय इज एलिजिबल फॉर मंथली पेंशन। पेंशन इज पेबल इमीडिएटली आफ्टर रिटायरमेंट या मेडिकली अनफिट, मीन्स रिटायरमेंट या मेडिकल अनफिट होने के तुरंत बाद से ही पेंशन स्टार्ट हो जाती है। कैलकुलेशन फॉर्मूला एवरेज सैलरी ऑफ लास्ट 10 मंथ मल्टीप्लाई बाय 25 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय पेंशनेबल सर्विसेज डिवाइड बाय 30। अब इसे एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। नाउ ABC एक एम्प्लॉय है, ज्वाइनिंग डेट 10/3/2001, रिटायरमेंट या मेडिकल अनफिट डेट 31/12/2024, लास्ट बेसिक दिसंबर 2024 इज 1,20,000, DA 25% दैट इज 30,000। फॉर्मूला आ गया एवरेज सैलरी ऑफ लास्ट 10 मंथ, जिसमें हम बेसिक प्लस DA लेते हैं और उसका 25% और मल्टीप्लाई बाय पेंशनेबल सर्विसेज डिवाइड बाय 30। तो सर्विस पीरियड हो गया 23 साल 9 महीने और 21 दिन। पेंशनेबल पीरियड हो गया राउंड ऑफ करने के बाद 24 ईयर्स। लास्ट 10 मंथ एवरेज सैलरी
1,50,000, तो पेंशन अमाउंट हो जाएगा 1,50,000 का 25%, या हम कह सकते हैं कि मल्टीप्लाई बाय 25 डिवाइड बाय 100 और मल्टीप्लाई बाय पेंशनेबल पीरियड दैट इज 24 डिवाइड बाय 30, तो पेंशन अमाउंट आ जाएगी 30,000. नाउ नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट इज व्हेन एम्प्लॉय कंप्लीटेड 30 ईयर ऑफ पेंशनेबल सर्विस. यहाँ भी वही 4 कंडीशन एग्जिस्ट करेगी, रिजाइन या टर्मिनेट, रिटायर्ड या सुपरएनुएट, मेडिकली अनफिट या डेथ. डेथ को हम लास्ट पॉइंट में डिस्कस करेंगे और बाकी के 3 पॉइंट को यहीं पर समझने की कोशिश करेंगे. फर्स्ट इज रिजाइन या टर्मिनेट. एम्प्लॉय इज एलिजिबल फॉर मंथली पेंशन as specified in schedule 2. Pension is payable after attaining the age of 50 years and pension calculation formula होगा average salary का 25% multiply by factor as per schedule 2. इसकी कैलकुलेशन 30 years से कम pensionable service period की कैलकुलेशन के जैसे ही होती है, बस इसमें 30 ईयर कंप्लीट हो गए, इसलिए पेंशनेबल पीरियड से मल्टीप्लाई एंड 30 से डिवाइड नहीं करते हैं. एवरेज सैलरी के सीधा 25% को ही शेड्यूल 2 के फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं. फटाफट अब इसे एक एग्जांपल से समझ लेते हैं. एक एम्प्लॉय है ABC, ज्वाइनिंग डेट 10/3/1994, रिजाइन या टर्मिनेशन 15/12/2024, नॉर्मल सुपरएनुएशन डेट है मार्च 2026, लास्ट बेसिक दिसंबर 2024 इज 1,20,000, DA 25% के हिसाब से 30,000. पेंशन कैलकुलेशन फॉर्मूला हो गया लास्ट 10 मंथ एवरेज सैलरी का 25% मल्टीप्लाई बाय फैक्टर एज पर शेड्यूल 2. तो इसमें सर्विस पीरियड आ गया 30 साल 9 महीने और 5 दिन. पेंशनेबल पीरियड हो गया राउंड ऑफ करने के बाद में 31 ईयर्स, और रिमेनिंग पीरियड इन ईयर ऑफ सुपरएनुएशन, मतलब नॉर्मल जो सुपरएनुएशन है उसमें कितने साल बच गए हैं, तो उसमें 1 साल 3 महीने 16 दिन बच गए हैं, क्योंकि दिसंबर 2024 में रिजाइन या टर्मिनेट हुआ है और उसका नॉर्मल सुपरएनुएशन डेट मार्च 2026 है, इसलिए 1 साल 3 महीने और 16 दिन पहले ही रिजाइन या टर्मिनेशन हो गया है. और फैक्टर एज पर शेड्यूल 2 फॉर रिमेनिंग 1 ईयर ऑफ सुपरएनुएशन, तो 1 साल 3 महीने 16 दिन जो बच गए हैं उसको राउंड ऑफ करने पर 1 साल आएगा, और 1 साल रिमेनिंग पीरियड के फैक्टर को शेड्यूल 2 के अकॉर्डिंग देखेंगे तो फैक्टर आएगा 97. लास्ट 10 मंथ एवरेज सैलरी ऑन द डेट ऑफ रिजाइन या टर्मिनेशन दैट इज 1,50,000, और पेंशन अमाउंट आएगी 1,50,000 का 25% और फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे दैट इज 97%, तो फाइनल अमाउंट आएगी 36,375, 36,375 रुपये मंथली पेंशन डिसाइड हो जाएगी. 30 साल की सर्विस कंप्लीट होने के बाद अगर रिटायर्ड या सुपरएनुएशन या मेडिकल अनफिट होते हैं तो पेंशन इमीडिएटली स्टार्ट हो जाएगी, और क्योंकि 30 साल की सर्विस कंप्लीट हो गई है इसलिए फॉर्मूला में पेंशनेबल सर्विस से मल्टीप्लाई एंड 30 से डिवाइड नहीं करेंगे, इसलिए सीधे एवरेज सैलरी के 25% के बराबर पेंशन डिसाइड हो जाएगी. इसके लिए भी मैंने एक एग्जांपल यहाँ नोट डाउन किया है, आप इसे एक बार चेक कर सकते हैं. नाउ फिफ्थ एंड लास्ट पॉइंट इज पेंशन इन केस ऑफ डेथ ऑफ एम्प्लॉय. डेथ ऑफ एम्प्लॉय का केस फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड होता है, डेथ ड्यूरिंग सर्विसेज एंड डेथ ऑफ एम्प्लॉय आफ्टर रिटायरमेंट, रेजिग्नेशन, टर्मिनेशन या मेडिकली अनफिट. ड्यूरिंग सर्विस डेथ होने पे फर्स्ट टाइम एम्प्लॉय की पेंशन डिसाइड होती है. दोनों ही केसेस में एम्प्लॉय की डेथ के बाद स्पाउस को विडो या विडोर पेंशन मिलती है. ड्यूरिंग सर्विस डेथ होने पे चिल्ड्रन पेंशन का केस भी अराइज हो सकता है यदि उसके बच्चों की एज 25 साल से कम है तो. ड्यूरिंग सर्विस एम्प्लॉय की डेथ होने के बाद उसकी विडो या विडोर ना होने पे या विडो या विडोर की भी बाद में डेथ हो जाने पर ऑर्फन पेंशन का भी केस अराइज हो सकता है.
तो सबसे पहले एम्प्लॉय की ड्यूरिंग सर्विस डेथ पे, विडो पेंशन एंड चिल्ड्रन पेंशन को समझते हैं। इन केस डेथ ऑफ एम्प्लॉय ड्यूरिंग सर्विस, स्पाउस इज एलिजिबल फॉर monthly widow or widower pension up to death or remarriage whichever is earlier. It means एम्प्लॉय की ड्यूरिंग सर्विस डेथ होने पे स्पाउस को पेंशन मिलेगी। जो स्पाउस की डेथ या दोबारा शादी होने में जो भी पहले हो वहाँ तक विडोर पेंशन मिलेगी। विडो या विडोर के दोबारा शादी करने पर पेंशन का क्लॉज समाप्त हो जाता है या पेंशन बंद हो जाती है। फॉर्मूला ऑफ कैलकुलेशन ऑफ पेंशन, लास्ट 10 मंथ एवरेज सैलरी का 25% मल्टीप्लाई बाय पेंशनेबल ईयर्स डिवाइड बाय 30 और उसका 66.33%। नाउ नेक्स्ट इज चिल्ड्रन पेंशन। ड्यूरिंग सर्विस एम्प्लॉय की डेथ होने पर 2 ऑफ द एल्डेस्ट चिल्ड्रन, son till the age of 25 and unmarried daughter till the age of 25 eligible for children pension। means 2 सबसे बड़े बच्चों को चिल्ड्रन पेंशन मिलती है, जिसमें यदि लड़का है तो 25 की एज तक पेंशन मिलेगी, चाहे 25 तक शादी हो या न हो, एंड लड़की है तो भी 25 की एज तक चिल्ड्रन पेंशन मिलेगी। बट यदि 25 की एज से पहले शादी हो जाए तो पेंशन नहीं मिलेगी, या मिल रही है तो शादी होने के बाद बंद हो जाएगी। सो इन केस ऑफ डॉटर 25 ईयर एज और टिल द डेट ऑफ मैरिज विच एवर इज अर्लियर, एंड इन केस ऑफ सन टिल द एज ऑफ 25 irrespective of marriage। Calculation of monthly children pension is 25% of widow या widower pension for each child। तो एक एग्जाम्पल से विडो और विडोर पेंशन एंड चिल्ड्रन पेंशन को समझने की कोशिश करते हैं। एक एम्प्लॉय है ABC, ज्वाइनिंग डेट 10/3/2001, डेथ 15/12/2024, लास्ट बेसिक ऑन दिसंबर 2024 इज 1,20,000, DA उसके अकॉर्डिंग 30,000। विडो पेंशन फॉर्मूला, लास्ट 10 मंथ एवरेज सैलरी का 25% मल्टीप्लाई बाय पेंशनेबल सर्विस डिवाइड बाय 30 और उसका 66.33%। तो इस केस में सर्विस पीरियड हो गए 23 साल 9 महीने 5 दिन, तो उसको राउंड ऑफ करेंगे तो पेंशनेबल पीरियड आ जाएगा 24 साल। लास्ट 10 मंथ एवरेज सैलरी होगी 1,50,000। विडो या विडोर पेंशन आ जाएगी 1,50,000 का 25% मल्टीप्लाई बाय पेंशनेबल पीरियड दैट इज 24 डिवाइड बाय 30 और उसका 66.33%। तो विडो या विडोर पेंशन अमाउंट आ जाएगी 19,899 रुपये। अब चिल्ड्रन पेंशन के लिए चिल्ड्रन पेंशन विडोर पेंशन का 25% फॉर ईच चाइल्ड रहता है, तो 19,899 का 25% दैट इज 4,975 फॉर ईच चाइल्ड फॉर मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन। ड्यूरिंग सर्विस एम्प्लॉय की डेथ होने के केस में एक ऑर्फन पेंशन का केस भी कभी कभी अराइज हो सकता है, जिसमें एम्प्लॉय की डेथ के बाद यदि कोई विडो या विडोर नहीं है या विडोर या विडोर पेंशन शुरू होने के बाद यदि विडो या विडोर की डेथ हो जाती है तो 2 बड़े बच्चों को मिलने वाली चिल्ड्रन पेंशन ऑर्फन पेंशन में कन्वर्ट हो जाएगी। कैलकुलेशन ऑफ मंथली ऑर्फन पेंशन इज 50% ऑफ विडो या विडोर पेंशन फॉर ईच चाइल्ड। इस केस में सर्वाइविंग विडो या विडोर न होने पे या उसकी भी डेथ होने पर चिल्ड्रन पेंशन जो कि 25% ऑफ विडो या विडोर पेंशन फॉर ईच चाइल्ड है की जगह पे ऑर्फन पेंशन जो कि 50% ऑफ विडोर या विडोर पेंशन है की एलिजिबिलिटी आ जाएगी। बाकी कंडीशन जैसे 25 एज एंड डॉटर के केस में 25 एज या मैरिज विच एवर इज अर्लियर,
ये सब कंडीशन ऑर्फन पेंशन के लिए सेम ही रहेगी। कैलकुलेशन को मैंने एक एग्जाम्पल के साथ यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया है, आप एक नज़र इस पे डाल सकते हैं। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज डेथ ऑफ एम्प्लॉय आफ्टर रिटायरमेंट, रेजिग्नेशन, टर्मिनेशन या मेडिकली अनफिट। मीन्स एम्प्लॉय के एक बार पेंशनर बन जाने के बाद अब यदि उसकी डेथ हो जाती है तो स्पाउस विडो या विडोर पेंशन के लिए एलिजिबल होते हैं। इस केस में भी स्पाउस को डेथ या रीमैरिज विच एवर इज अर्लियर तक ही पेंशन मिलती है। कैलकुलेशन ऑफ मंथली विडो या विडोर पेंशन इज 60% ऑफ मंथली पेंशन ऑफ एम्प्लॉय। इट मीन्स एम्प्लॉय की डेथ पेंशनर बन जाने के बाद हुई है, इसलिए जो उस एम्प्लॉय की पेंशन थी उसकी 60% पेंशन स्पाउस को विडो या विडोर पेंशन के रूप में मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल, एक एम्प्लॉय है ABC, वो रिटायर्ड, रिजाइन या टर्मिनेशन या डिसेबल हुआ है 10/3/2020 को और उसके बाद उसकी डेथ हो जाती है 15/12/2024 को। तो इस केस में एम्प्लॉय की ओरिजिनल पेंशन अमाउंट की कैलकुलेशन, जैसे रिटायरमेंट, रेजिग्नेशन, टर्मिनेशन या मेडिकल अनफिट के केस हम पहले ही पॉइंट नंबर 2, 3 एंड 4 में डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पेंशनर के डेथ होने पर एम्प्लॉय की पेंशन का 60% अमाउंट विडो या विडोर पेंशन बन जाएगी। तो इस केस में पेंशन डिसाइडेड ऑन रिटायर्ड, रिजाइन, टर्मिनेशन या डिसेबल इज 37,500। तो विडो या विडोर पेंशन आएगी 37,500 का 60%, दैट इज 22,500 रुपये। तो 22,500 रुपये एम्प्लॉय के डेथ के बाद विडो या विडोर पेंशन बन जाएगी। आफ्टर रिटायरमेंट, रेजिग्नेशन एक्सेट्रा के बाद एम्प्लॉय की डेथ होने पर चिल्ड्रन पेंशन एंड ऑर्फन पेंशन एप्लीकेबल नहीं होती है। इन सब के अलावा एक डिसेबल चाइल्ड पेंशन भी होती है, जिसमें इन केस देयर इज नो सर्वाइविंग विडो या विडोर और आफ्टर डेथ ऑफ विडो या विडोर permanent disabled child eligible for disabled pension till life or until getting regular employment in the central government or state government। means surviving widow या widower ना होने पे या उनकी डेथ होने पर उनका यदि कोई परमानेंट डिसेबल चाइल्ड है तो उसे लाइफ लॉन्ग डिसेबल्ड चाइल्ड पेंशन मिलती है। यह पेंशन उसे सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट में रेगुलर जॉब मिलने तक चलती रहती है। यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट में या स्टेट गवर्नमेंट में रेगुलर जॉब मिलने पर ही ये पेंशन बंद होती है। कैलकुलेशन इज 25% ऑफ विडो या विडोर पेंशन। तो ये था CMPS पेंशन का पूरा कॉन्सेप्ट एंड कैलकुलेशन। होप यू अंडरस्टैंड इट वेरी वेल एंड कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं एक ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, खमा गणी।